स्टार्ट करते हैं क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर 8 अ शर्ट इन द मार्केट। दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। इस चैप्टर में हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं किसकी? एक शर्ट की। इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट। तो जो शर्ट की स्टोरी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? कॉटन के प्रोडक्शन से और एंड होती है शर्ट की सेल पे, जब शर्ट बिक जाती है। We shall see that chain of market links the producer of cotton to the buyers of the shirt in the supermarket। यानी कि जो भी कॉटन को प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो शर्ट को बाय कर रहे हैं, प्रॉपर पूरी एक चेन है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। यानी कि हर एक स्टेप में बाइंग और सेलिंग पूरा का पूरा चीज़ होती है और काम होता है। डज एवरी वन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स? वी शैल फाइंड आउट। यानी कि क्या सबको बेनिफिट मिलता है या फिर कुछ ही लोगों को बेनिफिट मिलता है, ये हमें अब पता चलेगा। अ कॉटन फार्मर इन करनूल। Swapna, a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, grows cotton on her small piece of land। तो जो स्वप्ना है वो क्या करती है? उसके पास छोटा सा लैंड है जहाँ पे वो कॉटन ग्रो करती है। The balls of the cotton plant are ripe and some have already burst। सो स्वप्ना इज़ बिजी पिकिंग कॉटन। अब देखो क्या होता है, जब कॉटन का प्लांट थोड़ा फल जाता है, फूल जाता है, तो वो राइप हो जाता है। अब वो तैयार हो जाता है, जो उसकी बॉल्स है ना वो थोड़ा फटने लगती है। तो अब क्या है, इस टाइम पे स्वप्ना क्या करती है? कॉटन्स को उठाना शुरू कर देती है। द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट बस्ट ओपन ऑल एट वंस, सो इट टेक सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। जिस बॉल्स के अंदर कॉटन होता है, ठीक है, समझ लो बाहर एक बॉल है, उसके अंदर कॉटन है, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक साथ होती हैं, अलग अलग दिन होती हैं, तो थोड़े दिन लग जाते हैं पूरी कॉटन को हार्वेस्ट करने में। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट करनूल कॉटन मार्केट, स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। यानी कि जब कॉटन वो कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको वो करनूल कॉटन मार्केट में बेचने की जगह कहाँ लेके जाते हैं? एक लोकल ट्रेडर के पास लेके जाते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, स्वप्ना हैड बोरोड 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टिवेशन। यानी कि जब स्टार्ट हुआ था क्रॉपिंग सीजन तो क्या हुआ था, सपना ने क्या किया था, 2500 लिए थे ट्रेडर से, बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ। इंटरेस्ट रेट आपको पता ही है, जब एक्स्ट्रा पैसे अब उसको वापस देने पड़ेंगे उन पैसों के साथ। और उसने ये सब क्यों लिया था? ताकि सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वो खरीद सके। एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन। ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। अब इस टाइम पे लोकल ट्रेडर ने क्या प्रॉमिस लिया था स्वप्ना से कि मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे सारी की सारी कॉटन बेचनी पड़ेंगी। कल्टिवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड द फार्मर हैव टू इनकर हैवी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ दीज। क्योंकि अगर कॉटन को उगाना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। तो जो स्वप्ना जैसे फार्मर्स हैं उनको काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है इन चीज़ों का। मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू मीट दीज एक्सपेंसेस। अब मोस्टली क्या होता है, जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं उन्हें इसके लिए पैसे मांगने पड़ते हैं किसी ना किसी से, ताकि वो ये खर्चा उठा सके। At the trader's yard, two of his men weigh the bags of cotton at a price of 1500 per quintal. The cotton fetches 6000। मतलब अब क्या होता है कि उन्होंने कॉटन को देखा कितनी है, 1500 पर क्विंटल के हिसाब से 6000 के करीब कुछ बैठा। The trader deduct 3000 for repayment of loan and interest and pay स्वप्ना 3000। अब ट्रेडर ने क्या किया, 3000 काट लिए लोन के और 3000 वापस सपना को दिए। तो सपना बोलती है कि सिर्फ 3000। तो ट्रेडर ने बोला कि कॉटन बहुत ही सस्ती बिक रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। तो फिर सपना बोलती है मैंने इतनी मेहनत करी है 4 मंथ तक इस कॉटन को उगाने के लिए, तुम देख सकते हो कि कितनी साफ़ और क्लीन है ये कॉटन इस टाइम पे, मुझे लगा था ज़्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा। ट्रेडर बोलता है मैं तुम्हें अच्छा प्राइस ही दे रहा हूँ, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच। जो बाकी के ट्रेडर्स हैं वो इतना भी नहीं दे रहे। यू कैन चेक एट द करनूल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव में। तो वो बोलता है कि तुम ना जाके करनूल मार्केट में देख लो अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो।
डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट यू। तो फिर सपना बोलती है कि चलो गुस्सा मत हो, मैं तुम पे डाउट कैसे कर सकती हूँ, बस मैंने ये सोचा था कि मैं एटलीस्ट कुछ कमा पाऊंगी जब ये सब काम हो जाएगा। दो सपना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट 18,000 पर 18,800 पर क्विंटल, शी डजेंट आर्ग्यू फर्दर। सपना को पता था कि जो वो कॉटन है वो महंगी ही बिकती पर क्विंटल के हिसाब से। 1500 जो उसने दिए ट्रेडर से, इतना तो नहीं बट 1800 मतलब कुछ उसको मिल जाते पर क्विंटल। The trader is a powerful man in the village and the farmers have to depend on him for loans, not only for cultivation but also to meet other exigencies such as illness, children's school fees। अब सपना ने ज़्यादा इसलिए भी नहीं बोला क्योंकि जो ट्रेडर है वो काफ़ी पावरफुल मैन है विलेज का, और जो फार्मर्स होते हैं वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं कल्टिवेशन के लिए, बाकी बच्चों की फ़ीस भरने के लिए, बीमारी में अगर पैसों की ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों के लिए। ऑल्सो देयर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज़ नो वर्क एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स, सो बोरिंग मनी इज़ द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई काम नहीं होता लोगों के पास, कोई इनकम नहीं होती फार्मर्स के पास, तो क्या होता है जो पैसा लेना है वही एक उनके पास ऑप्शन है। सपना अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टिवेशन इज़ बेयरली मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्नड एज अ वेज लेबरर। तो जो सपना को कॉटन कल्टिवेशन से पैसा मिला है वो कुछ भी नहीं है उसके सामने अगर वो एक वेज लेबरर की तरह काम करती, ठीक है, मतलब जो दिन दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, अगर वो इसके हिसाब से काम करती तो उसको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। The cloth market of Erode. Erode's bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market in the world। जो इरोड का bi-weekly cloth market है तमिलनाडु में, वो बहुत ही बड़ा है cloth market है वर्ल्ड में। A large variety of cloth is sold in this market। बहुत अलग अलग तरह की कॉटन इस मार्केट में बेची जाती है। Cloth that is made by weavers in the villages around is also brought here for sale। यानी कि जो वीवर्स अपने कपड़े बनाते हैं विलेजेस वगैरह में वो भी इसी मार्केट में लाते हैं सेल के लिए। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेज ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लोथ। यानी मार्केट के आसपास जो मर्चेंट्स हैं जो इन कपड़ों को खरीदते हैं उनके ऑफिस हैं। अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेज क्लोथ्स इन दिस मार्केट। और जो ट्रेडर्स हैं जैसे कि कई साउथ इंडियन टाउन से जो बिलोंग करते हैं वो भी आते हैं यहाँ पे और क्या करते हैं मार्केट को मतलब क्लोथ खरीदते हैं इस मार्केट से। ऑन मार्केट डेज यू विड ऑल्सो फाइंड वीवर्स ब्रिंगिंग क्लोथ दैट हैड बीन मेड एन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट। कई बार जब मार्केट चल रहा होता है तो आप देखोगे कि वीवर्स क्या करते हैं अपने कपड़े ले आते हैं जो मर्चेंट ने ऑर्डर करे होते हैं कि ऐसे ऐसा बना देना, तो वीवर ले आते हैं। These merchants supply cloth on order to garment manufacturers and exporters around the country। ये जो merchants होते हैं ये क्या करते हैं क्लोथ वगैरह सप्लाई करते हैं, कैसे, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्टर्स को पूरे कंट्री में। They purchase the yarn and give instruction to the weaver about the kind of cloth this is to be made। यानी वो क्या करते हैं यान खरीद लेते हैं, लाइक जो कॉटन एग्जैक्ट कॉटन से जो मतलब बनता है ना, देखो एक तो होता है कि एकदम बेसिक कॉटन बॉल्स, उसके बाद उसको यान में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कपड़ा बनता है, तो वो यान खरीद के इंस्ट्रक्शन दे देते हैं वीवर को कि भाई इस तरह का कपड़ा मुझे चाहिए। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज़ डन। अब हम आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे होता है ये। यहाँ पे है दिस इज़ अ मर्चेंट शॉप इन द बाज़ार। ये एक मर्चेंट की शॉप है बाज़ार में। ओवर द ईयर दीज ट्रेडर्स हैव डेवलप्ड एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट्स विद गारमेंट फर्म्स अराउंड द कंट्री फ्रॉम होम दे गेट ऑर्डर्स। तो इन मर्चेंट्स ने क्या कर लिया है, पूरे अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह इतने अच्छे बना लिए हैं कि अब उनको कई कई जगहों से ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। दीज ट्रेडर परचेज द यान फ्रॉम अदर्स। अब ये ट्रेडर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं यान खरीदते हैं दूसरों से। द वीवर लिव इन विलेजेस अराउंड एंड टेक द यान सप्लाइड बाय दीज ट्रेडर्स टू देयर होम वेयर द लूम्स आर लोकेटेड इन शेड एडजस्टेंट टू देयर हाउसेस। अब ये जो वीवर होते हैं जो एक्चुअली कपड़े वगैरह बनाते हैं वो इन ट्रेडर्स से क्या करते हैं यान खरीद के ले जाते हैं, ठीक है, यान खरीद के ले गए। उसके बाद क्या करते हैं ये इनके घर के बगल में ही ना क्या लूम पूरा बना हुआ है जहाँ पे कपड़े बनते हैं, तो ये वहाँ पे चले जाते हैं। दिस फोटोग्राफ शोज अ पावर लूम इन विच सच होम। यानी कि यहाँ पे आपको एक पावर लूम दिखेगा, लूम बना हुआ है, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे लोगों का खुद का घर भी है, ये देख सकते हो आप। द वीवर एंड देयर फैमिली स्पेंड लॉन्ग आवर वर्किंग ऑन दीज लूम्स। जो वीवर हैं और उनकी फैमिलीज बहुत टाइम लगा के यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, और इन लूम्स पे काम करते हैं। मोस्ट वीविंग यूनिट्स हैव अबाउट 2 to 8 पावर लूम्स ऑन विच द यार्न इज वूवन इनटू क्लोथ। यानी कि जितनी भी ये वीविंग यूनिट होती है जिस पे कपड़ा सिला जाता है, बनाया जाता है, उसमें 2 से 8 पावर लूम होते हैं जिस पे क्या करते हैं कपड़ा फाइनली बनता है।
A varieties of sari, towel, shirting, ladies dress material and bedsheet are produced in these looms. कई सारी तरह की चीज़ें इन looms में produce होती हैं. They then bring back the finished cloth to the traders. उसके बाद ये जो भी कपड़ा फाइनली फिनिश हो जाता है उसको कहाँ ले आते हैं, ट्रेडर के पास ले आते हैं. Here they can be seen getting ready to go to the merchant in the town. यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो मर्चेंट के पास जाने के लिए तैयार है. Now the trader keep an account of the yarn given and pays them money for weaving into this into cloth. तो ट्रेडर क्या करता है, ध्यान रखता है कि भाई उसने कितना यार्न दिया था, कितना अब उनको कपड़ा मिलना चाहिए, और पूरा का पूरा वो उनको फिर उस हिसाब से पेमेंट कर देता है. Putting out system, weavers producing cloth at home. The merchant distributes work among the weaver based on the order he has received for cloth. Merchant जो होता है वो अपना काम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो जो काम उसको मिला है, जो जो ऑर्डर उसको मिला है उसके बेसिस पे वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. क्योंकि कॉटन ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की होती है, अलग अलग तरह की होती है, कपड़ों की डिमांड अलग अलग तरह की होती है. तो जो जैसे जिस चीज़ में जो काम करता है ये उस हिसाब से वो चीज़ें बनाने को बोल देता है. द वीवर गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लोथ. जो वीवर है वो क्या करता है, उसको यार्न कहाँ से मिलता है, मर्चेंट से, ठीक है, और वो उसको उस यार्न से कपड़ा बना के दे देता है. फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज़ टू एडवांटेजेस. अब वीवर जो सिल रहा है उसके लिए दो एडवांटेजेस हैं. द वीवर डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न, यानी वीवर को कपड़ा यार्न खरीदने पे पैसा खर्च नहीं करना, ठीक है. और उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लोथ्स एंड टेकन केयर ऑफ, यानी कि जो उसको एक्चुअली अगर वो खुद से यार्न लेके आता फिर खुद से बेचने की कोशिश करता तो बहुत लंबा प्रोसेस होता, हो सकता है बिके ना बिके, बट अब उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ बनाना है उसको, तो उसके लिए प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो चुकी है. वीवर्स नाउ फ्रॉम नो from the outset that what clothes they should make and how much of it is it woven. मतलब वीवर्स को पता होता है कि किस तरह का कपड़ा उन्हें बनाना है, कितना सिलना है, ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं. However, this dependence on the merchant both for raw material and market means that the merchants have a lot of power. लेकिन अगर कोई इंसान किसी मर्चेंट पे इतना डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के लिए या अपना सामान कपड़ा देने के लिए, तो इसका मतलब जो मर्चेंट्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है. They give orders for what is to be made and then they pay a very low price for making the cloth. यानी कि ये ऑर्डर तो देते हैं लेकिन ये जो कपड़ा बनाने की कीमत होती है ना वो बहुत कम देते हैं. The weavers have no way of knowing who they are making the clothes for, at what price it will be sold. वीवर को ये भी नहीं पता चलता कि किसके लिए कपड़ा बन रहा है, कितने में बिकेगा, कुछ नहीं पता चलता, बस उन्हें जो पैसा मिलता है उन्हें उसी में एडजस्ट करना पड़ता है. At the cloth market, the merchant sell the cloth to the garment factories. अब जब क्लोथ मार्केट लगता है तो मर्चेंट कहाँ सेल करता है, गारमेंट फैक्ट्रीज में वो सेल कर देता है. In this way the market works more in favor of the merchant. और इस तरह से जो मार्केट है वो मर्चेंट के फेवर में काम करता है. Weavers invest all their saving or borrow money at high interest rate to buy looms. Weavers क्या करते हैं, या तो अपनी सारी की सारी सेविंग इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर वो लोग मनी बोरो करते हैं, पैसा उधार पे लेते हैं काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे ताकि वो लूम्स खरीद सकें. Each loom cost ₹20,000 to a small weaver and two loom has a invest 40,000. ईच लूम कॉस्ट यानी हर एक लूम 20,000 की कुछ पड़ती है, ठीक है. तो एक स्मॉल वीवर विद टू लूम हैज़ टू इन्वेस्ट 40,000, यानी एक छोटा सा वीवर जो कपड़ा वगैरह बना रहा है उसको 40,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. द वर्क ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन. और जो भी काम होता है इस लूम पे वो अकेले नहीं किया जा सकता. द वीवर एंड अनदर एडल्ट मेम्बर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर अ डे टू प्रोड्यूस क्लोथ. अब जो भी वीवर है जिसकी भी वो मशीन है और उसके घर वाले कोई भी हो सकता है, कोई एडल्ट मेंबर 12 घंटे तक काम करते हैं ताकि वो क्लोथ प्रोड्यूस कर पाए. फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट 3,500 पर मंथ. इतना कुछ करने के बाद उन्हें महीने का 3,500 कुछ मिलता है. द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम. ये जो आपने मर्चेंट के और वीवर के बीच का जो देखा जो भी अरेंजमेंट है उसको पुटिंग आउट सिस्टम बोलते हैं. वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल. जहाँ पे इस सिस्टम में क्या होता है, मर्चेंट ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया और उसको फिनिश प्रोडक्ट फाइनली मिल गया. इट इज़ प्रेवलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन्स ऑफ द इंडिया. बहुत जो वीविंग इंडस्ट्री है वह अलग अलग पार्ट्स में ये आप चीज़ देख सकते हो. वीवर्स कोऑपरेटिव. वीवर्स कोऑपरेटिव. We have seen that the weavers are paid very little by the merchant under the putting out system.
हमने ये देखा कि जो वीवर्स हैं उनको बहुत ही कम पैसा मिलता है, ठीक है, मर्चेंट्स उनको काफ़ी कम पैसा देते हैं। वीवर्स कोऑपरेटिव आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न अ हायर इनकम फॉर द वीवर्स। अब वीवर कोऑपरेटिव है क्या? एक तरह से ये बेटर ऑप्शन है कि मर्चेंट पे कोई डिपेंडेंट ना रहे और वो हाई इनकम ले सके फॉर द वीविंग, ठीक है। तो ये एक तरीका है उनके लिए। इन अ कोऑपरेटिव पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। कोऑपरेटिव में क्या होता है, जो लोग अलग अलग जिनको इंटरेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो सब लोग एक साथ आते हैं एंड देन दे वर्क फॉर देयर बेनिफिट। In a weavers cooperative, the weaver form a group and take up certain activities collectively. Weaver cooperative में जो weaver होते हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं and then वो कुछ certain activities साथ में करते हैं. The procure yarn from the yarn dealer and distribute it among the weaver. वो क्या करते हैं, yarn ले लेते हैं yarn dealer से और उसको बाद weaver को वो बांट देते हैं. The cooperative also does the marketing. और वही cooperative जो होता है वो marketing भी करता है. तो यहाँ पे जो मर्चेंट का रोल है वो एक तरह से ख़त्म हो गया है, कम हो गया है, और वीवर्स को जो एक्चुअल फेयर प्राइस है वो भी मिलता है. At times the government help the cooperative by buying cloth for them at a reasonable price. कई बार गवर्नमेंट भी कॉपरेटिव्स की हेल्प करती है, कैसे, रीजनेबल प्राइस पे कपड़े खरीद के. फॉर इंस्टेंस द तमिलनाडु गवर्नमेंट रन्स अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट. यानी कि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो एक स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम रन करती है, और क्या करती है, जो गवर्नमेंट है वो क्लोथ जो लेती है इस प्रोग्राम के लिए वो वीवर कॉपरेटिव से ही लेती है, ठीक है. सिमिलरली द गवर्नमेंट बाय क्लोथ फ्रॉम द हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव एंड सेल इट थ्रू स्टोर्स नोन एज कोऑप्टेक्स. उसी तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट कपड़े खरीदती है हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव से और उसको स्टोर में बेचती है जिसको कोऑप्टेक्स बोलते हैं. हो सकता है आपने खुद कभी ये कोई जो होता है शोरूम या रूम जो होता है ये आपने देखा हो जहाँ पे ये बिकते हैं. नाउ द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली. The Erode merchant supplies the cotton cloth produced by the weaver to a garment exporting factory near Delhi. ठीक है, मर्चेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ को प्रोड्यूस करवा के वीवर से गारमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं न्यू दिल्ली के पास, ठीक है. द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज़ द क्लोथ टू मेक शर्ट. अब क्या होगा, ये जो एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज़ है ये क्या करेंगी, जो कपड़े उनको मिले, चाहे वो मर्चेंट से मिले, जो मर्चेंट ला के देता है, वो इन कपड़ों से शर्ट्स बनाती हैं. द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स. और जो ये कपड़े बनेंगे ये कहाँ जाएंगे, फॉरेन बायर्स के पास जाएंगे, बाहर के लोगों के पास जाएंगे. अमंग द फॉरेन बायर्स आर बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप हु रन अ चेन ऑफ स्टोर्स. यानी कि अगर बात करें तो फॉरेन बायर्स में कौन आते हैं, बिजनेस पर्सन जो यूएस वगैरह के होते हैं, या फिर जो यूरोप के लोग, कुछ जो चेन ऑफ स्टोर्स यानी जो अपनी उनकी खुद की स्टोर्स चलते हैं, ठीक है. These large store do business strictly on their own term. और ये जो स्टोर्स वगैरह होते हैं ना, इनकी खुद की टर्म्स कंडीशन होती हैं जिस पे ये काम करते हैं. ये लोएस्ट प्राइसेस डिमांड करते हैं सप्लायर से, ठीक है. इसके बदले में हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी. इनको यही चाहिए कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, और डिलीवरी टाइम पे हो. एनी डिफेक्ट्स और डिले इन डिलीवरी इज़ डील विथ स्ट्रिक्टली. और अगर कुछ भी डिफेक्ट होता है, कोई भी परेशानी आती है ऑर्डर में, तो बहुत स्ट्रिक्टली उसके ऊपर काम होता है या एक्शन लिया जाता है. सो द एक्सपोर्टर ट्राइज हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स. तो एक्सपोर्टर क्या करता है, जो भी उसको कंडीशन मतलब मिली है कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, वो कोशिश करता है अच्छे से कर पाए. Faced with such pressures from the buyers, the garment exporting factory in turn try to cut cost. अब क्या होता है, ये क्योंकि उनको इतना प्रेशर झेलना पड़ता है, जो भी बाहर से लोग बायर खरीदते हैं, तो ये लोग कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करते हैं. कॉस्ट कटिंग कैसे करेंगे, जो भी लोग इनके लिए काम कर रहे हैं उनसे बहुत सस्ते में काम करवाते हैं. दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट. इस तरह से ये खुद का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं. और क्या हो सकता है, गारमेंट जो भी हैं उसको चीप प्राइस पे बेच सकते हैं. मतलब क्योंकि अब काम जो कहीं ना कहीं से तो क्रॉस कटिंग करेंगे, मतलब कॉस्ट कटिंग करेंगे, तो ये एक तरीका होता है. द इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री है 70 वर्कर्स. एक नॉर्मल एक फैक्ट्री का नाम दे रखा है, इसमें 70 वर्कर हैं. मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन. काफ़ी उसमें से क्या है, औरतें हैं. मोस्ट ऑफ दीज वर्कर आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस. बहुत सारे वर्कर्स हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, मतलब परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के रखा हुआ है. दिस मीन्स दैट वेन एवर द एम्प्लॉयर फील दैट अ वर्कर इज़ नॉट नीडेड, द वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव. मतलब जब भी एम्प्लॉयर को लगेगा कि उसको ज़रूरत नहीं है वर्कर की, तो वो उसको कह सकता है कि भाई चले जाओ.
वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, जो वर्कर का पैसा है कि उनको कितना पैसा मिलेगा वो उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है. द हाइएस्ट पेड अमंग द वर्कर आर द टेलर हु गेट अबाउट 3000 पर मंथ. जो हाईएस्ट जिसको पैसा मिलता है वो कौन है? टेलर है, जिसको 3000 मिलते हैं पर महीने के. वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, जो औरतें हैं वो एम्प्लॉयड हैं कैसे कि वो भाई थ्रेड कटिंग में काम करती हैं, बटनिंग में काम करती हैं, आयरनिंग में काम करती हैं, पैकेजिंग में काम करती हैं. तो ये जो जॉब है इनका क्या होता है, काफ़ी बहुत ही सस्ते वेजेस हैं, लाइक पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत कम पैसा मिलता है इनको. तो ये इनके पैसे भी दे रखे हैं. पेमेंट ऑफ द वर्कर, आयरनिंग पर पीस उनको 1.5 रुपये मिलता है, चेकिंग के 2000 रुपये, थ्रेड कटिंग और बटनिंग के 1500 रुपये, टेलरिंग के 3000, सबसे ज़्यादा टेलरिंग के लिए ही मिलते हैं. Now the shirt in the United States. A number of shirts are on display at a large clothes shop in the United States. यानी कि बहुत सारी शर्ट्स हैं जो डिस्प्ले में लगी होती हैं कई सारी शॉप्स में यूनाइटेड स्टेट में, जिनका प्राइस कुछ $26 होता है. ईच शर्ट सेल फॉर $26 और अराउंड 1800, यानी हर शर्ट कितनी महंगी बिकती है. यूज़ द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो. द बिजनेसमैन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर. जो बिजनेसमैन है उसने गारमेंट एक्सपोर्टर से शर्ट खरीदी दिल्ली में, कितने रुपए की? 300 रुपीज़, 300 की पर शर्ट. उसके बाद उसने क्या किया? ही देन स्पेंड फॉर एडवर्टाइजिंग 400 उसने अपने पैसे लगाए ताकि वो एडवर्टाइजमेंट कर सके उस शर्ट का मीडिया में. एंड 200 रुपीज़ उसने लगाए किस चीज़ के लिए? पर शर्ट ऑन स्टोरेज, दैट इज स्टोरेज वगैरह करके रखने के लिए 200 रुपये. डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस इस सब के लिए उसके 200 रुपीज़ लगे. दस द कॉस्ट टू दिस पर्सन इज़ 900 वाइल ही सेल द शर्ट फॉर 1800. तो यानी जो चीज़ 900 की है और उसने बेची कितने की? 1800 की. तो उसको टोटल प्रॉफिट 900 रुपये का हो गया. इफ़ ही इज़ एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट हिज प्रॉफिट विल बी हायर. जितनी ज़्यादा शर्ट वो बेचेगा उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा. द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट 300 पर पीस. जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं वो हर शर्ट को 300 रुपये पर पीस पे बेचते हैं. द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम 100 पर शर्ट. जो क्लोथ है या फिर जो रॉ मटेरियल है उसको वो 100 रुपये पर शर्ट पड़ा. वर्कर वेजेस कॉस्ट अनदर 25 पर शर्ट. 25 रुपये एक्स्ट्रा लग गए वर्कर के काम के. ऑफिस को रन करने के 25 लग गए. तो ओवरऑल उसने अगर 300 का बेचा, 100 प्लस 25 तो मतलब उसको 150 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया हर शर्ट पे. हु आर द गेनर्स इन द मार्केट? अ चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द सुपर मार्केट. यानी जिसने प्रोड्यूस किया कॉटन को और जहाँ पे फाइनली खरीदा गया, पूरी एक चेन है. बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. बेचना और खरीदना चलता रहता है हर स्टेप में. Let us recall who were the people who were involved in the process of buying and selling. Did they all gain as much? अगर आप देखो कि कितने लोग इन्वॉल्व थे, क्या सबको सेम फ़ायदा हुआ? There were people who made profit in the market and there were some who did not gain as much from this buying and selling. यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत ही मतलब कुछ गेन ही ज़्यादा नहीं हुआ. डिस्पाइट देयर हैविंग टॉयल्ड वेरी हार्ड दे अर्न लिटिल. इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको पैसा नहीं मिला अच्छा. ठीक है, तो ये चीज़ एक सोचने वाली है कि प्रॉपर तो बेनिफिट नहीं हो रहा सबको पूरी चेन में. मार्केट्स एंड इक्वालिटी. द फॉरेन बिजनेसमैन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट. जो बिजनेस पर्सनस हैं वो उनको प्रॉफिट हुआ मार्केट में. उसके कंपैरिजन में अगर आप बात करो, गारमेंट एक्सपोर्टर ने थोड़ा कम बेनिफिट कमाया. ऑन द अदर हैंड जो वर्कर्स हैं जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो अपनी दिन की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं. Similarly, we saw the small cotton farmer and the weaver at Erode put in long hours of hard work. यानी कुछ छोटे छोटे जो फार्मर्स वगैरह हैं जो कॉटन उगाते हैं प्लस जो वीवर हैं उनको भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ. ठीक है, बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस्ड. उनको ये प्रॉपर पैसे भी नहीं मिले, जो चीज़ उन्होंने प्रोड्यूस करी उसका बेनिफिट भी नहीं हुआ. द मर्चेंट और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन. जो ट्रेडर्स हैं और मर्चेंट हैं वो इस सब के बीच में कहीं हैं. Compared to the weavers, they have earned more, but is it still much less than the exporter? यानी जो मर्चेंट वगैरह हैं उन्होंने एक्सपोर्टर से तो कम ही, देखो उन्होंने जो वीवर वगैरह हैं उनसे तो ज़्यादा कमाया या प्रोड्यूसर है उनसे ज़्यादा कमाया, लेकिन एक्सपोर्टर से कम कमाया.
Does not everyone gains equally in the market? तो एक चीज़ क्या पता चली, हर किसी को इक्वल फ़ायदा नहीं होता मार्केट में. डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट. तो डेमोक्रेसी का एक मतलब ये भी है कि मार्केट में हर किसी को उचित दाम मिले, सही चीज़ मिले. वेदर इट इज़ कांता और स्वप्ना, कोई भी हो, सबको प्रॉपर पैसा मिलना चाहिए. अगर उनकी फैमिली अच्छा मतलब प्रॉपर अर्न नहीं करती हैं, अच्छा अर्न नहीं करती हैं, तो वो दूसरों से एक तरह से कंपेयर करेंगी तो वो इक्वल नहीं मान पाएंगी. लाइक वो अगर अच्छा नहीं कमा रहे हैं तो वो अपने आप को जब कंपेयर करेंगे तो उन्हें फील होगा कि हम इक्वल नहीं हैं. On one hand, the market offer people opportunities for work and to be able to sell things that they grow or produce. एक तरफ तो क्या होता है, मार्केट लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है काम के लिए, ताकि क्या हो, वो सेल कर सकें, चीज़ों को ग्रो कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें. इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लोथ. क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फार्मर जो कॉटन बेच रहा है या फिर वीवर जो प्रोड्यूस कर रहा है क्लोथ को. On the other hand, it is usually the rich and the powerful that get the maximum earning from the market. यानी कि जो पैसे वाले हैं, जो ऑलरेडी मतलब पावरफुल हैं, वो लोग हैं जिनको क्या होता है, काफ़ी बेनिफिट हो रहा है मार्केट से. These are the people who have money and own the factories, the large shop, large land holdings. यही वो लोग हैं जो ऑलरेडी बेनिफिट में हैं, जिनको बेनिफिट और हो रहा है. The poor have to depend on the rich and the powerful for various things. जो गरीब हैं उन्हें जो पैसे वाले हैं उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए. They have to depend for लोन के लिए भी वो डिपेंड रहते हैं. रॉ मटेरियल के लिए वो डिपेंडेंट रहते हैं. मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स, जो भी सामान है उसकी मार्केटिंग के लिए. एंड मोस्ट ऑफन एम्प्लॉयमेंट, कि भाई उनको काम मिल जाए, उसके लिए वो डिपेंडेंट रहते हैं. बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट. क्योंकि वो लोग डिपेंडेंट हैं दूसरों पे, तो उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ती है. There are ways to overcome these, such as forming cooperatives of producers and ensuring that laws are followed strictly. अब एक तरीका ये है कि प्रॉपर cooperatives फॉर्म हो जहाँ पे लोगों को क्या हो, इक्वल बेनिफिट हो. लाइक जो लॉज हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो हों. इस लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ वन सच फिश वर्कर कोऑपरेटिव वॉज स्टार्टेड ऑन द तवा रिवर. कि ऐसा एक जो कोऑपरेटिव था वो फिश वर्कर का, वो कैसे स्टार्ट हुआ तवा रिवर पे, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में हमने एक पूरी स्टोरी पढ़ी कि शर्ट कहाँ से जैसे वो प्रोड्यूस हुई, वहाँ से लेके वो जब मार्केट में बिकी, तो उसके बीच में जो चेन थी, जो लोग इन्वॉल्व थे, किसको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी. तो ये था चैप्टर 8 सिविक्स का 7th क्लास का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. उसके अलावा अगर आपको और चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे. वरना मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उनको भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच.